हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो 12th एग्रीकल्चर बायो वाले बच्चों के लिए है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कवक जाल की, माइसीलियम की। किसकी बात करने वाले हैं? कवक जाल, जिसे अंग्रेजी में माइसीलियम कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। माइसीलियम, हालांकि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि माइसीलियम क्या है, थैलस क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि थैलस वास्तव में बना किससे होता है, यानी कि माइसीलियम क्या है और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है, हेडिंग डालनी है तुम्हें, कवक जाल माइसीलियम। इसके बारे में क्या लिखना है कि कवकों का जो थैलस होता है। अब थैलस की मैं बात करूं तो थैलस क्या है, पिछले लेक्चर में हमने बात की कि ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती है। ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, क्या कहलाता है? माइसीलियम, थैलस कहलाता है। तो कवकों का जो थैलस है वो अनेक पतली धागेनुमा नलिकाकार संरचनाओं से बनता है। क्या होता है? ये एक नलिकाकार धागेनुमा संरचना है। क्या है? ये एक नलिकाकार धागेनुमा संरचना है। इनसे किसका निर्माण होता है? इनसे ही कवक के थैलस का निर्माण होता है और इन संरचनाओं को हम कवक तंतु कहते हैं। इन संरचनाओं को हम कवक तंतु कहते हैं। हाइफी, इनको क्या कहते हैं? हाइफी, यानी कि ये एक क्या है? हाइफी है, कवक तंतु है। इसी प्रकार से ये भी क्या है? हाइफी है। इसी प्रकार से ये भी क्या है? हाइफी है। तो यहाँ पर मैंने कितने हाइफी बना दिए? 3 हाइफी बना दिए। तो इन्हीं हाइफियों से मिलकर या कवक तंतुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है दोस्तों? कवक का जाल का निर्माण होता है। तो कवकों का जो थैलस है वो अनेक पतली धागेनुमा नलिकाकार संरचनाओं से बनता है, जिन्हें कवक तंतु हाइफी कहते हैं। देखो, इसको कवक तंतु को हाइफाई भी पढ़ सकते हो, हाइफी भी पढ़ सकते हो और हाइफा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वैसे क्या पढ़ा जाएगा? हाइफी। ठीक है, अब ये कवक तंतु, जब अनेक कवक तंतु हाइफी मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, जैसे ये कई सारे कवक तंतु हैं, ये कई सारे क्या हैं? कवक तंतु हैं। तो ये मिलकर क्या करते हैं? एक जालनुमा संरचना बनाते हैं। अब ये क्या बन चुका है? तंतुओं ने मिलकर क्या बना दिया? एक जाल बना दिया। तो अब इसको हम कवक जाल कहते हैं। माइसीलियम कब कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे जब बहुत सारे हाइफी मिल जाएं। जब बहुत सारे हाइफी मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं तो इसको हम कवक जाल कहते हैं। तो अब देखिए, बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बना रहे हैं? माइसीलियम का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो, माइसीलियम यानी कि जो कवक जाल है वो कितने प्रकार का होता है? तो पिछले लेक्चर में भी हमने बात की है कि कवक जाल जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो एसेप्टेट, यानी कि जिसमें सेप्टा नहीं हो, और दूसरा सेप्टेट, जिसमें सेप्टा हो। कवक जाल कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक तो पटहीन एसेप्टेड और दूसरा है पटयुक्त सेप्टेड। सेप्टेड एसेप्टेड क्यों नाम दिया? क्योंकि इनके बीच में ये जो आड़ी या खड़ी लकीर आपको दिखाई दे रही है, इस लकीर को बोला जाता है सेप्टा या सेप्टम। इस लकीर को, इस लाइन को क्या बोला जाता है? सेप्टा या सेप्टम, यानी कि पट। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको पट। तो देखिए, जिस कवक जाल में या जिस कवक तंतु में पट पाए जाएंगे उसको पटयुक्त सेप्टेट कहेंगे, और जिस कवक जाल या कवक तंतु में सेप्टा नहीं पाए जाएंगे उसे पटहीन या एसेप्टेट कवक जाल या कवक तंतु कहते हैं। तो कवक जाल कितने प्रकार का हो गया? अब मैं ये कह रहा हूं कि कवक जाल, कवक तंतु, क्योंकि बेटा कवक तंतु से ही तो कवक जाल बना है। ठीक है, तो कवक जाल कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, एसेप्टेड एंड सेप्टेड। एसेप्टेड कैसे कहेंगे? कि ऐसा कवक जाल या ऐसा कवक तंतु जिसमें पट नहीं पाए जाते उसको एसेप्टेड कहते हैं, जबकि ऐसा कवक जाल या ऐसा कवक तंतु जिसमें पट पाए जाते हैं उसको सेप्टेड कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। जब पट नहीं होंगे, यानी कि जो एसेप्टेड होगा उसमें संकुशी की सिनोसाइटिक अवस्था, यानी कि संकुशी की अवस्था हो जाती है। पिछले लेक्चर में बात की थी मैंने, संकुशी की अवस्था क्या है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऊमाइसीटीज जो वर्ग है। ऊमाइसीटीज जो वर्ग है, ध्यान देना, ऊमाइकोटा एक संघ था। ऊमाइकोटा एक संघ था जिसके कवकों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये क्या है? एक वर्ग है। ये एक क्या है? वर्ग है। तो ऊमाइसीटीज जो वर्ग हैं उनके जो भी कवक इसमें शामिल होंगे वो कैसे होंगे? संकुशी की अवस्था वाले होंगे और पटहीन होंगे। संकुशी की अवस्था कैसे कहती है? कि एक कोशिका में केंद्रकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। अब इसमें कोशिकाओं का निर्धारण ही नहीं है, तो केंद्रकों की संख्या हमें बहुत सारी दिखाई दे रही है। क्लियर? तो एग्जाम्पल याद रखना है, ऊमाइसीटीज वर्ग। अब जो पटयुक्त होंगे उसमें पट पाए जाएंगे, और जिससे इसकी अवस्था कैसी होगी? एक कोशिका होगी, और एक कोशिका में कितना केंद्रक होता है? एक केंद्रक होता है नॉर्मली। तो इसमें कौन सी अवस्था नहीं पाई जाएगी? इसमें संकोची की अवस्था नहीं पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले पटयुक्त क्यों कहा? क्योंकि इसमें पट पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज, ए एंड बी।
ए एस्कोमाइसिडीज, वी बेसिडियोमाइसिडीज। तो ये हमारा क्या हो गया, कवक जाल, माइसीलियम। ये क्या था, माइसीलियम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, इसके बाद की जो अगली हेडिंग है वो है कवक की कोशिका। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी कि कवक जाल क्या है और कितने प्रकार का होता है, थैलस कैसे निर्मित होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम कवक कोशिका की। किसकी बात करेंगे, कवक कोशिका। कवक कोशिका यानी कि फंजाई सेल या द फंगल सेल, द फंगल सेल, इसको क्या कहेंगे, द फंगल सेल, कवक की कोशिका कैसी होती है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की कि कवक फंजाई जो कवक है या फंजाई है वो कैसे प्राणी है, यूकैरियोटिक प्राणी है। कैसे प्राणी है, यूकैरियोटिक, या इनकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, केंद्रक सुविकसित होता है। लिखना नहीं है ये, केंद्रक कैसा होता है, सुविकसित होता है, बस इतना ही काफी है। और एक और चीज लेना चाहो तो जो सेल वॉल है, CW मैंने लिखा है यानी कि सेल वॉल, क्लास वर्क नहीं है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पहली बात तो ये प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। किसकी बनी होगी, बात कर चुके हैं, सेल्यूलोज की भी बनी होती है, काइटिन की भी बनी होती है, दोनों की भी हो सकती है। ऊमाइकोटस जो संघ था उसमें किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बात की थी। अब इनके आधार पर मैं इस कवक की क्या बनाता हूँ, एक सेल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक सेल बनाता हूँ। ये मैंने एक कोशिका बना दी है। ये मैंने अगर कोशिका भित्ति बनाई है तो इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको बाहर की साइड बना देता हूं। किसको, अब बाहर की साइड कौन उपस्थित होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति कौन होती है, सबको पता होगा। ये मैंने इसके बाहर की तरफ एक आवरण बना दिया है। ठीक है, सबसे बाहरी आवरण को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और इसके अंदर की साइड जो आवरण पाया जाता है, सेकंड आवरण, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां पर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका न्यूक्लियस होगा। ये अंतःपद्रव्य जालिका भी होगी, कैसे भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये पूरी संरचना जो है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। क्यों कहा केंद्रक, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका है। अगर केंद्रक नहीं होता या प्रोकैरियोटिक कोशिका होती तो केंद्रक नाम नहीं देती, इसका क्या नाम होता, केंद्रकाव। केंद्रक, इसको क्या कहा जाता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बीच में क्या होती है, यहां पर एक गहरे धब्बेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, केंद्रिका। कहां पर होती है, केंद्रक के अंदर। ये जो गहरे रंग की संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रिका। इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है, केंद्रक के अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है इसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। जो भी लिक्विड है ग्रीन कलर से, और इसमें क्या पाया जाता है, एक धागा पाया जाता है। ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, जिसको हम धागे को क्या कहते हैं, इसको गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल कहते हैं। तो क्रोमेटिन जाल ज्यादा अच्छा नाम है, क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल। आराम से समझिएगा दोस्तों कि सबसे पहले हमने क्या बनाई, कोशिका भित्ति बनाई। सबसे बाहर का आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति, उसके अंदर का आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके बाद हमने केंद्रक की बात की, तो केंद्रक तो पूरी संरचना होती है। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रिका होती है। केंद्रक के अंदर एक तो क्रोमेटिन जाल होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, और ये जो गैप है केंद्रक झिल्लियों में छिद्र पाए जाते हैं, इनको कहते हैं केंद्रक रंध्र या केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाता हूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी जो झिल्ली होती है ये तो चिकनी होती है, जबकि अंदर वाली झिल्ली ऐसे अंदर की ओर वलित होती है। कैसे अंदर की ओर वलित होती है, और इन वलनों के कारण जो संरचना बनती है इनको हम क्रिस्टी या क्रिस्टा कहते हैं। याद है, ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया।
ये कौन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का, सेल का शक्ति गृह। क्या कहा जाता है? सेल का शक्ति गृह। इसके बाद यहां पर जो मैंने बनाए हैं ये इसमें संचित खाद्य पदार्थ है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। सेल में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। ये क्या है? ग्लाइकोजन है। यहां पर मैं बना देता हूं जो दो उप इकाइयां साथ में पाई जाती हैं वो क्या है, हालांकि दूर दूर भी हो सकती है लेकिन मैं बना साथ रहा हूं। इनको क्या कहते हैं? हम इनको राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? राइबोसोम। और ये जो झिल्ली है इसको हम क्या कहते हैं, या फिर एक आध टुकड़ा मैं इसका यहां पे बना देता हूं। कैसे? ऐसे। तो इसको मैं क्या कहूंगा? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इसको क्या कहूंगा? अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और शॉर्ट में हम इसको किससे लिखते हैं? ER से। शॉर्ट में हम इसको किससे लिखते हैं? ER से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? ये रही। हालांकि ये भी दो प्रकार की होती है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम है तो ये खुरदरी होगी, और अगर राइबोसोम नहीं है तो ये चिकनी होगी। उसके बारे में बात नहीं करनी है हमें। तो इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद कुछ यहां पर रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्तिका, जिसे वैक्यूल कहते हैं। तो ये रिक्तिका हो गई। तो यहां पर हमने मोस्टली सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो बना दिए हैं। और यहां पर एक कुछ लिपिड की बूंदें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिपिड की बूंदें या लिपिड कण, लिपिड ग्रैन्यूल। तो ये मैंने एक कवक की कोशिका का चित्र बना दिया है, देखिए। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? सबसे बाहर की तरफ है कोशिका भित्ति, उसके अंदर की तरफ है कोशिका झिल्ली, और सेंटर में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में देखो क्या क्या होता है। केंद्रक में एक तो केंद्रिका होती है, सेंटर में एक क्रोमेटिन जाल होता है, और इसके अंदर जो भी द्रव्य होता है वो केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या है? केंद्रक क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, उसमें कहीं कहीं होल है जिन्हें केंद्रक रंध्र कहते हैं। और इस केंद्रक जो छिद्र केंद्रक है उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी होगी मतलब उसके ऊपर राइबोसोम होगी, जिसके कारण उसके साथ हमें खुरदरी दिखाई देगी। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। इसके बाद इसमें कुछ ग्लाइकोजन पाया जाता है जो कि एक संचित भोज्य पदार्थ है, और साथ में क्या पाए जाएंगे? लिपिड कण। ये भी संचित भोज्य पदार्थ है। तो संचित भोज्य पदार्थ कौन कौन से हो गए? एक तो लिपिड के कण भी और एक ग्लाइकोजन भी। दो क्या हो गए? ये मार्कर नहीं चल रहा है। इसके बाद हमने सबको देख लिया। क्या बची? रिक्तिका पाई जाती है, और क्या बचा? कुछ नहीं बचा, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो मैंने दोनों उप इकाइयों को यहाँ पर साथ में दर्शाया, तो मैं भी ऐसे ही दर्शाना है। तो ये है हमारी एक कवक की कोशिका। अब इसको बांटा कितने भागों में गया है वो देखिए कि जो कवक की जो सुविकसित कोशिका होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं यहाँ कवक की कोशिका के भाग लिखता हूँ, कितने भागों में इसकी कोशिका को बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो केंद्रक, एक तो क्या होता है इसके अंदर? केंद्रक होता है। दूसरा कोशिका झिल्ली। दूसरी क्या चीज है? एक तो केंद्रक है, दूसरी क्या है? कोशिका झिल्ली है। और अंदर जो भी मैटर होगा वो होगा कोशिका द्रव्य। वो क्या होगा? कोशिका द्रव्य। अब देखो दोस्तों, एक प्रश्न है जिसका आंसर तुम्हें वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। मैं यहां पर कुछ शब्द लिखता हूं जिसका आंसर मुझे तुम दोगे। एक शब्द का यूज किया मैंने, जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। एक है मेरे पास कोशिका द्रव्य, एक है मेरे पास केंद्रक द्रव्य, एक है मेरे पास कोशिका रस। तो जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका रस, इन चारों का क्या मतलब है? क्या इन चारों में तुम डिफरेंस कर सकते हो? क्या अंतर है इन चारों में? उसकी परिभाषा, इनके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर मैं कल की वीडियो में दूंगा। ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ये क्या है? होमवर्क। इसको नोट कर लेना कि इन चारों के बारे में अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कल की वीडियो देखना। तो यहां पर देखिए, तो केंद्रक कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और कोशिकांग, जो भी कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं
उनको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें पाई जाती है किसमें, कवक की एक कोशिका में। कहाँ पाई जाती हैं, कवक की कोशिका में। अब हमें ये लिखना है कि कवक की कोशिका में निम्न कोशिकांग पाई जाती है, तो ये सारे नाम वहां पर हमें नोट करने हैं, क्या क्या पाई जाती है, ये सारे कोशिकांग हैं। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, तो बेटा नोट लगा के लिखना है। क्या नोट लगा के लिखना है कि कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होता है, कहां पर, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का, जो कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। मतलब ये सेल है, यहां पर जो कोशिका द्रव्य भरा होगा केंद्रक को छोड़ के, केंद्रक के बाहर की तरफ कौन होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो यहां पर कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, ये 80S प्रकार का राइबोसोम है। कौन से प्रकार का, 80S। जबकि यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हालांकि जो लवक या हरित लवक होता है, ठीक है, उसमें भी 70S प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ हमें यहाँ नोट लगा के लिखा है कि जो कोशिका द्रव्य है उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम बना किससे होता है, तो राइबोसोम किससे बना होता है दोस्तों, राइबोसोम बना होता है एक तो प्रोटीन और RNA। राइबोसोम में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है और एक RNA होता है, या फिर मुख्यतः RNA ही लिख सकते हैं। तो राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन और RNA। और RNA भी 3 प्रकार का होता है वैसे तो। RNA कितने प्रकार का होता है, M, T और R। ठीक है, और इनमें से कौन मुख्य है, इसमें काम आता है इसके, वो है RNA। ठीक है, इसको लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है कि कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम मिलेगा वो 80S प्रकार का होगा, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है। और राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन और RNA का। ठीक है, ये नोट कर लेना, नोट लगा के लिखना है इसको। आगे चलते हैं। चलिए अब हमें बात करनी है कवक कोशिका के बाद में हम चलते हैं तो कवकों में आती है पोषण की विधियां। क्या आती हैं, कवकों में पोषण की विधियां। लेकिन जो कवकों में पोषण की विधियां हैं वो एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके बाद मैं चलता हूं कवकों के वर्गीकरण, तो ये भी बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, आज का लेक्चर यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि दोनों जो टॉपिक हैं वो थोड़े से लंबे लंबे हैं। 18 मिनट का हो गया ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही वीडियो लंबे लंबे आएंगे, थोड़े से बड़े होंगे, मतलब 25-25 मिनट के होंगे। दोनों ही क्या है, हेडिंग थोड़ी लंबी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए अगला वीडियो देखना है जो हम कल शूट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।